यूरिन का इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन बीमारी है। इनफैक्ट किडनी से रिलेटेड पेशेंट्स में ये होने वाली सबसे कॉमन बीमारियों में एक माना जाता है। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको पेशाब में जलन का बीमारी होता है, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है। जब भी वो हमारे पास आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जिन लोगों को भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको तो ये बार बार होता है। तो वैसे पेशेंट्स में आज हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में और कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे किससे हम इसे की रोकथाम कर सकते हैं कि ये बार बार ना हो। इसके रिस्क फैक्टर्स और इवैल्यूएशन के बारे में, इसके कारण और इवैल्यूएशन के बारे में ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज बेसिकली बात करेंगे अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो उसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये है कि हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि पेशेंट का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। अगर कंफर्म होता है आपको यूरिन एनालिसिस में वहाँ पे इन्फेक्शन के आपको कीटाणु मिलते हैं या इन्फेक्शन का आपको कल्चर वगैरह में कीटाणु ग्रो होते हैं या यूरिन एनालिसिस आप करते हैं तो उसमें आपको पस सेल्स मिलते हैं, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया सिम्टम्स के बेसिस पे और पेशेंट के यूरिन एनालिसिस के बेसिस पे कि पेशेंट को इन्फेक्शन है कि नहीं। उसके बाद फिर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कीटाणुनाशक आपको दवाइयाँ देनी पड़ती है। ज़्यादातर इसमें अलग अलग तरह की दवाइयाँ जैसे कि फ्लोरोक्विनोन्स है, सिप्लॉक्स है, लीवोफ्लॉक्स है, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन है, ये है, या ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथाजोल मीथाक्सोजोल, ये कॉम्बिनेशन है। या पेशेंट को और अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हैं जिससे कई बार अमॉक्सिसिलिन या पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन वगैरह भी आप देते हैं, सिफालोस्पोरिन्स देते हैं। तो इस तरह की मेडिसिन वगैरह भी आप देते हैं जिससे आपका पेशाब में कौन सा कीटाणु है वो मर जाए। सबसे अच्छा तरीका इसके लिए ये है कि आप यूरिन का प्रॉपर कल्चर करें और उसमें कौन सा कीटाणु ग्रो हो रहा है, उसकी कैसी सेंसिटिविटी है वो देख के ट्रीटमेंट करें। कई बार क्या होता है कि पेशेंट का हम कोई पर्टिकुलर कीटाणु के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट करते हैं, बाद में कल्चर में आता है कि कोई और कीटाणु की वजह से इन्फेक्शन था और वो उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी प्रोफाइल कुछ और है। जो एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं वो पेशेंट को वो उस कीटाणु पर असर ही नहीं कर रही, उसके बॉडी में जो कीटाणु है वो किसी और एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है। तो आइडियल तो ये होता है कि हम कल्चर देख के ट्रीटमेंट करें, पर कल्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कल्चर की रिपोर्ट आने में 4-5 दिन लग जाता है, तो उसकी वजह से कई बार ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है। अब पेशेंट को आज अगर पेशाब में जलन हो रहा है, यूरिन जाने में दिक्कत हो रही है, तो उसे तो तुरंत रिलीफ चाहिए। तो ज़्यादातर केस में बिना कल्चर की ही एंटीबायोटिक वगैरह या दवाइयाँ पेशेंट को स्टार्ट कर दिया जाता है। बाद में पेशेंट का डिटेल इवैल्यूएशन होता है कि उसको कौन से टाइप का कीटाणु है और उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट देना है। या कई बार पेशेंट को अगर सिंपल एंटीबायोटिक से अगर रिस्पॉन्ड कर जाए और तकलीफ नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर फर्दर अपन उसको डिटेल इवैल्यूएशन करें। इसके अलावा अगर किसी को पेशाब की नली में अगर जो इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे पेन होता है, पेन रिलीफ करने के लिए आप पेशेंट को आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल या इस तरह की मेडिसिन दे सकते हैं। पेशाब में होने वाले जलन के लिए यूरिन को अल्कलाइज करने की वाली मेडिसिन दी जाती है, जैसे पोटेशियम साइट्रेट वगैरह के सिरप्स रहते हैं, ये आप पेशेंट को देते हैं तो ये यूरिन में एल्कलिटी बढ़ाती है जिसकी वजह से होने वाली जलन में तुरंत पेशेंट को थोड़ा सिग्निफिकेंट राहत मिल जाता है। सबसे ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जलन कम करने वाली दवाइयाँ पेशेंट को सबसे ज़्यादा रिलीफ देती है, क्योंकि जब कभी पेशेंट को इन्फेक्शन होता है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेशाब की जलन ही है। और अगर इससे उसको रिलीफ मिल जाए तो फिर कीटाणु मरने में भले 2 दिन या 4 दिन भी लगे तो भी पेशेंट को उतना फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट उसका सिम्टम रिलीफ हो जाए तो उसको राहत मिल जाती है। इसके अलावा कुछ प्रोबायोटिक मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस क्रिस्पेटस है, लैक्टोबैसिलस जेंसेनाई है, लैक्टोबैसिलस रैमनोसस है। ये बेसिकली अलग अलग तरह के प्रोबायोटिक्स हैं जो कि हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो हम पेशेंट को देते हैं। जिन लोग को भी अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उनको प्रोबायोटिक्स दिया जाता है, तो ये प्रोबायोटिक्स जो है गट पेट में और यूरिनरी ट्रैक्ट में हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, जिसकी वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया वहाँ नहीं आ पाते और हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो करने को जगह नहीं मिल पाती है। जब नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स अगर यूज़ करते हैं तो फिर ये हेल्दी बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। पर अगर ये हेल्दी बैक्टीरिया को हम रिस्टोर कर देते हैं तो फिर पेशेंट को वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा और पेशेंट को खराब बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं आएंगे, हेल्दी बैक्टीरिया वहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ये सेम चीज़ पेट में भी लागू होता है, यही सेम चीज़ यूरिनरी ट्रैक्ट में भी लागू होता है। और अगर ज़्यादा किसी को इन्फेक्शन है तो फिर पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है। पेशेंट को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन अगर किडनी में स्प्रेड हो गया है, ब्लड में स्प्रेड हो गया है, बुखार वगैरह आना चालू हो गया है, तो फिर पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है और उसमें उसको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी पड़ती है। ट्रीटमेंट कई बार लंबा भी चलता है, जान का खतरा भी हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा अब बात करेंगे इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। यदि किसी को अगर इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो उसको रोका कैसे जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। प्रॉपर हाइजीन अगर आप मेंटेन करेंगे तो पेशाब में इन्फेक्शन होने का चांस कम रहेगा। इसमें जब भी आप टॉयलेट वगैरह यूज़ करते हैं तो जेनिटल एरिया को वाटर से साफ करिए। सोप
मत यूज़ कीजिए। आप सोप अगर यूज़ करते हैं तो वो आपके एरिया को, जेनिटल एरिया को, म्यूकोजा को डैमेज करता है, वहाँ के नॉर्मल बैक्टीरिया को डैमेज करता है। लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि डेटॉल और इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग सोप्स है, जो केमिकल बेस्ड सोप्स रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छे, उनको आप बार बार लगाओगे तो इन्फेक्शन कम होगा। पर ज़्यादातर ये माना जाता है कि अगर आप सोप्स के बदले अगर सिंपल वाटर से अगर जेनिटल एरिया को क्लीन करेंगे तो कंपेरेटिवली आपको इन्फेक्शन का चांस भी कम रहेगा, और बार बार उसको आप सोप लगाएंगे तो उनका इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि बहुत टाइट फिटिंग क्लोज मत पहनिए। बहुत टाइट फिटिंग क्लोज और अंडरगारमेंट्स अगर आप पहनते हैं तो उससे आपको इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। उसमें आपका जेनिटल एरिया में जो एयर का सर्कुलेशन और मॉइस्चर का सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, वहाँ मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है, तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए वहाँ एरिया अच्छा मिल जाता है, उनको बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक तरह से कल्चर मीडियम मिल जाता है। नेक्स्ट है कि यूरिनेशन फ्रीक्वेंटली कीजिए। जब कभी आपको पेशाब में जलन हो रही है तो बार बार यूरिनेट करने जाइए ताकि यूरिनेट ट्रैक्ट में जो बैक्टीरिया है वो फ्लश आउट हो जाए। ज़्यादा पानी पीजिए ताकि ये फ्लश आउट हो जाए। जब भी यूरिनेट कीजिए पूरा प्रेशर लगा के सारा यूरिन को निकालने का कोशिश कीजिए ताकि यूरिनेट ट्रैक्ट में कोई बैक्टीरिया या कोई यूरिन नहीं रह जाए, नहीं तो इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाएगा। इसके अलावा जब कभी भी आपको इन्फेक्शन हो तो बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। ज़्यादा पानी पीने से यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, बैक्टीरिया को वहाँ ग्रो करने को जगह नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया वहाँ इकट्ठा नहीं होंगे और ज़्यादातर बैक्टीरिया बार बार यूरिन करने से फ्लश आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्रैनबेरी जूस को बोला गया है कि वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम करता है, क्योंकि वो उसका जो असर है उसकी वजह से वहाँ बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाते, वो यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ बैक्टीरिया अटैच नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पेशाब में इन्फेक्शन होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर कोई फीमेल बर्थ कंट्रोल के लिए डायफ्राम वगैरह यूज करिए। डायफ्राम बेसिकली एक प्लास्टिक जैसा मेम्ब्रेन जैसा सब्सटेंस होता है जिसको फीमेल्स यूज करते हैं ताकि स्पर्म्स पास नहीं हो पाए। इसको प्रॉपरली क्लीन करके यूज करें या यूज एंड थ्रो करके एक बार यूज करके फेंक दें। अदरवाइज वो अगर आपके जेनिटल ट्रैक्ट में फीमेल पेशेंट्स में अगर छोड़ दिया जाता है तो उससे भी इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स तभी यूज कीजिए जब आपको इन्फेक्शन हो रहा है, और इन्फेक्शन के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज कीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। कंटिन्यूस एंटीबायोटिक मत देते रहिए, नहीं तो वहां पे भी नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा मर जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद यूरिन पास करने का प्रयास करनी चाहिए ताकि वो वहाँ पे जमे हुए बैक्टीरिया को फ्लश आउट कर दे, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो उसके लिए आप कॉन्डम्स या प्रोटेक्टिव चीज़ों को यूज़ करें तो कंपेरेटिवली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होने का रिस्क कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, डायबिटीज़ है या इस तरह की प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से यूटीआई आपको बार बार हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करिए। डायबिटीज़ को प्रॉपरली मैनेज करिए। रीनल ग्लाइकोसीरिया, डायबिटीज़ या इस तरह की कंडीशन में बार बार इन्फेक्शन होते हैं तो उन्हें ट्रीट करने से बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है। नेक्स्ट है, जेनिटल एरिया में इरिटेंट्स को कम यूज कीजिए। कुछ फेमिनाइन प्रोडक्ट्स है, कुछ पाउडर्स है या क्लीनिंग एजेंट्स है या अल्कलाइजर्स है जो उस एरिया में आप यूज करते हैं बार बार, उससे वहाँ की म्यूकोजा जेनिटल एरिया की बार बार इन्फेक्टेड होती है, वहाँ म्यूकोजल सेल्स मर जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का रिस्क कम होने के बदले उल्टा बढ़ जाता है। तो आप उसको प्रॉपरली अगर यूज करेंगे और कम यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है, प्रोबायोटिक्स का हमने ऑलरेडी बोला। प्रोबायोटिक्स जो है गट के जो नॉर्मल बैक्टीरिया है और यूरिनरी ट्रैक्ट के नॉर्मल बैक्टीरिया उनको रिस्टोर करता है। नॉर्मल दही वगैरह में या फर्मेंटेड फूड्स में इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा इस तरह के सैशे वगैरह भी अवेलेबल है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बॉडी के नॉर्मल लैक्टोबैसिलस को ये रिस्टोर करता है, जिससे आपका इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है। अगर आप कोई यूरिन में शुगर बढ़ाने वाली मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, खासकर SGLT2 इनहिबिटर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो दवाई का एक्शन क्या है कि यूरिन में शुगर को निकलना वो बढ़ा देता है, तो उसको आप कंट्रोल करिए, उसको थोड़े दिन बंद कर दीजिए तो इन्फेक्शन होने का रिस्क कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए या प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए अगर लोग स्पर्मिसाइड्स यूज़ करते हैं तो इनसे भी इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रासेप्टिव्स है जिससे यूज़ करके लोग ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है कि प्रेगनेंसी ना हो तो बर्थ कंट्रोल बाकी पिल्स के बदले इसको यूज़ करने से स्पर्म्स मर जाएंगे। पर ये स्पर्मिसाइड्स जो है इन्फेक्शन बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये वहाँ के नॉर्मल बैक्टीरिया को मार देते हैं, जिसकी वजह से अब नॉर्मल बैक्टीरिया और फंगस वहाँ पे आके इन्फेक्शन कर देते हैं, तो पेशेंट को बार बार प्रॉब्लम होती है। रेगुलर बेसिस पे आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का चांस कंपेरेटिवली कम रहेगा।
फिर भी अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको रेगुलर आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ताकि अगर इन्फेक्शन आपको बार बार हो रहा है या नहीं, या इन्फेक्शन स्प्रेड तो नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन किडनी वगैरह में तो नहीं जा रहा, वो सब चीज़ों को वो चेक करेंगे। और यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पथरी वगैरह तो नहीं है, कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, या इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके आप आपके डॉक्टर्स को बताइए। हमेशा लाइट फिटिंग क्लोथ पहनिए, और प्रेफरेबली अगर आप अंडरगारमेंट्स कॉटन के यूज़ करते हैं तो इससे भी इन्फेक्शन होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कौन कौन सी चीज़ों को करने से यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होने का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और उसको होने पर कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलते हैं, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है, आप उसको तुरंत देख के उसका बेनिफिट ले सकते हैं।